हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? तो वंस द रिक्वायर्ड नंबर एंड द काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिटरमाइंड, कि हमें पता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए और किस तरीके के चाहिए। तो जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, उसको फाइंड करना होता है प्लेस वेयर रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है विल बी अवेलेबल, एंड ऑल्सो वर्कआउट स्ट्रैटेजीज, कि वो फिर स्ट्रैटेजीज के बारे में भी सोचेंगे फॉर अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर सिलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब। मतलब एक सेकेंड, हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि क्या नंबर, रिक्वायर्ड नंबर एंड काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जब आपको पता चल गया कि क्या है, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, उसको क्या प्लेस ढूंढनी पड़ेगी वह रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे जो रिक्वायर्ड हमारी ह्यूमन रिसोर्स है कि भाई हमें इसकी ज़रूरत है, वो विल मतलब अवेलेबल होगी। और क्या करेगी, स्ट्रैटेजीज पे वर्क करेगी जिससे लोग क्या अट्रैक्ट हों उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है। अब बिफोर सिलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब, जो भी जॉब के लिए सूटेबल, रिक्रूटमेंट क्या होता है, हायर करना ही ना होता है ना। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि किसको जॉब पे रखा जाए, सूटेबल कैंडिडेट्स को। तो उससे पहले वो देखेंगे कि कौन कौन सी जगह जो है वो अवेलेबल है अपनी कंपनी में, स्ट्रैटेजीज की कैसे हम लोग रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। दिस प्रोसेस इज जनरली नोन एज रिक्रूटमेंट। प्रोसेस इज जनरली नोन एज रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे देख लो, रिक्रूटमेंट क्या एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ये मीनिंग है इसका। रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस फॉर सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं एंड स्टिमुलेट करते हैं उनको कि वो अप्लाई करें जॉब्स के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन मोर पीपल अप्लाई फॉर जॉब, जब ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, देयर विल बी अ स्कोप फॉर रिक्रूटिंग बेटर पर्सन। अब ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो आप किसको, अच्छे इंसान उनमें से जितना जो बेस्ट होगा उसको करोगे ना आप। तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है। अगर 2 लोगों ने किया है तो उसमें तुम क्या ही देखोगे, बट अगर 100 लोगों ने देखा है तो उसमें जो बेस्ट होगा आप अपने कंपनी के लिए उसको हायर कर सकते हो, राइट। वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो कुछ जो पीपल है वो यूज करते हैं रिक्रूटमेंट को फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। दीज टू आर नॉट वन एंड द सेम, मतलब ये दोनों जो टर्म है वो सेम नहीं है। पहली बात, रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों सेम चीज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप हायर कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट इज मेरा वर्क। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट इज ओनली वन ऑफ द स्टेप्स इन द एंटायर एम्प्लॉयमेंट। पूरे एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक स्टेप है रिक्रूटमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस का। सम अदर यूज द टर्म रिक्रूटमेंट फॉर सिलेक्शन, और कुछ लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को सेम समझते हैं, बट ये दोनों भी डिफरेंट है। ठीक है। टिपिकली स्पीकिंग द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रिसीड्स, जो फंक्शन है रिक्रूटमेंट का वो कब शुरू होता है, सिलेक्शन प्रिसीड द सिलेक्शन फंक्शन। मतलब पहले रिक्रूटमेंट फंक्शन हुआ, फिर क्या आएगा, सिलेक्शन फंक्शन होगा। एंड इट इंक्लूड्स ओनली फाइंडिंग, इसके अंदर क्या होता है, इसे फाइंड करते हो, डेवलप करते हो सोर्सेज, किसके, डेवलपिंग द सोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, जो प्रोस्पेक्टिव है, और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई वो जॉब के लिए अप्लाई करें इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जो सिलेक्शन होता है ये प्रोसेस होता है कि आप इनमें से किसको सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, कि इनमें से सूटेबल कैंडिडेट कौन है, राइट। तो जो जॉब सीकर्स होते हैं, द जॉब सीकर्स टू ऑन द अदर हैंड आर इन सर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सर्च करते हैं कि भाई किस में अप्लाई करूं। अब रिक्रूटमेंट क्या है, लिंकेज एक्टिविटी है जो ब्रिज करती है टुगेदर दोज द जॉब, मतलब विद द जॉब एंड दोज सीकिंग जॉब। तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट एक लिंकेज एक्टिविटी, एक सेकेंड, ये एक लिंकेज एक्टिविटी है जो क्या करती है, जिन लोगों को जॉब चाहिए और जो लोग जॉब दे रहे हैं उनके बीच में एक लिंक बना देती है रिक्रूटमेंट। इन सिंपल वर्ड, जो टर्म रिक्रूटमेंट है रेफर्स टू द डिस्कवरिंग द सोर्स, डिस्कवर करो सोर्स को, फ्रॉम वेयर द पोटेंशियल एम्प्लॉयज में बी सिलेक्टेड, कि कहाँ से जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो साइंटिफिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उससे क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा अच्छी रिक्रूटमेंट होगी तो अच्छे लोग आएंगे तो कंपनी की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, बेटर वेज मिलेंगे उन्हें, है ना। इंसान की खुद की भी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, अगर आप अच्छी जगह काम कर रहे हो,
फिर आपकी बेटर वेजेस होते हैं, आपके मोरल भी हाई होता है, ठीक है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर एंड इनहेंस्ड रेप्यूटेशन। अगर आप अच्छी कंपनी में हो तो आपसे कोई भी पूछता है तो आपकी रेप्यूटेशन भी तो बनती है, अरे ये तो वहाँ काम करता है। इट स्टिमुलेट्स पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब, हेंस इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। तो ये क्या है, इसीलिए ये पॉजिटिव प्रोसेस है। अब रिक्रूटमेंट क्या है, इज कंसर्न्ड विद रीच आउट करते हैं लोगों को, अट्रैक्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड, मतलब रीच आउट करना, उनको अट्रैक्ट करना और इंश्योर करना कि उनको एक क्वालिफाइड पर्सोनल दे रहे हो आप, ठीक है। एंड मेकिंग आउट सिलेक्शन ऑफ रिक्विजिट मैन पावर, सिलेक्शन कर रहे हो आप एक अच्छी मैन पावर का, बोथ उनके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, कि मतलब अच्छे नंबर ऑफ पीपल को आप हायर कर रहे हो और उनकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है, ठीक है। इट इज़ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्स, कि आप डेवलप और मेंटेन कर रहे हो एक अच्छी मैन पावर रिसोर्स को अपनी कंपनी के अंदर। दस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेस, ये फाइनल स्टेज होती है ऑफ सिलेक्शन इज कंप्लीटेड विथ प्लेसमेंट, ठीक है। जो फाइनल स्टेज होती है ऑफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज एंड इज कंप्लीटेड विथ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के साथ कंप्लीट हो जाती है। तो वही है कि ये प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो ये एडविन बी फ्लिपो ने दी थी कि ये प्रोसेस है कि सर्च करने के लिए फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना कि वो अप्लाई करे जॉब्स में इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बाद में ये भी बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है पीपल को कि वो अप्लाई करे जॉब के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज द हायरिंग रेशियो। इससे क्या है, हायरिंग रेशियो बढ़ जाता है कि आप किसको करोगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं तो आप अच्छे वाले को सिलेक्ट करोगे। और ये नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव, सॉरी, ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि रिजेक्ट कर देते हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को जो अप्लाई करते हैं, लीविंग ओनली द बेस्ट टू बी हायर्ड, सिर्फ बेस्ट को हायर करते हैं, और इतने सारे लोगों का क्या, वो भी तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाओ, कैंपनर ने क्या कहा था कि रिक्रूटमेंट फॉर्म्स द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस विच कंटिन्यूज विद सिलेक्शन, जो कंटिन्यू करता है विद सिलेक्शन एंड सीजेज विद द प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट, फिर खत्म होता है किससे, प्लेसमेंट से। अब पर्सोनल रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ट्राइज टू डू far more than merely filling job openings, ठीक है। एज अ रूटीन द फॉर्मूला फॉर पर्सोनल रिक्रूटमेंट वुड बी सिंपल, जस्ट फिल द जॉब विद एन एनी एप्लीकेंट हु केम्स अलोंग। ऐसा नहीं होता ना कि जो भी आया बस दे दी उसको, ऐसा नहीं होता। वो लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ जॉब ओपन नहीं कर देते कि हमें इस जॉब ये खाली है इधर भरना है, ऐसा नहीं होता। इससे बहुत ज़्यादा कुछ करना होता है। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि अट्रैक्ट करना लोगों को मल्टी डायमेंशनल स्किल्स एक्सपीरियंस दैट सूट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज, जो अभी की और फ्यूचर की जो हमारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं उसको सूट करे। टू इंडक्ट आउटसाइडर विद अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लीड द कंपनी, ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव भी दे कंपनी को। फ्रेश ब्लड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्यूज करना, मतलब इन्फ्यूज करना कि अच्छे नए लोग आए, ठीक है, फ्रेश ब्लड। टू डेवलप एनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट अट्रैक्ट्स कंपेटेंट एम्प्लॉय टू अ कंपनी, ठीक है। अगर आपका कंपनी अच्छी करे तो हर कोई, उसकी डिमांड भी तो बढ़ जाएगी ना। तो वही है कि उससे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बन जाएगा। फिर टू सर्च और हेड हंट हेड पाउच पीपल हु स्किल फिट्स इन द कंपनीज वैल्यू, कि मतलब कंपनी की वैल्यू में जो फिट करते हैं उन्हीं लोगों को बुलाना, ठीक है। डिवाइस मेथोडोलॉजीज फॉर एक्सेसिंग साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, ठीक है। अब एक्सेस करो उनके साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को, सीख करना नॉन कन्वेंशनल डेवलपमेंट ग्राउंड ऑफ टैलेंट पर। फिर सर्च फॉर टैलेंट ग्लोबली, ग्लोबली टैलेंट को ढूंढते हैं, नॉट जस्ट विद इन द कंपनी। फिर उसके बाद to design entry pay that competes on quality but not on quantum, ठीक है। उनकी एंट्री पे सैलरी वगैरह डिसाइड करना। टू एंटिसिपेट एंड फाइंड पीपल फॉर पोजीशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट येट, कि लोगों को उसके लिए भी फाइंड करना जो पोजीशन एकदम नई भी बन सकती है, उसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं तो जो अभी तक हुई नहीं है उसके लिए
करना इज डिफिकल्ट। अब सोर्स क्या हो सकते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। अब सर्चिंग फॉर suitable कैंडिडेट्स एंड इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द ओपनिंग्स, कि सर्च करूँ सूटेबल कैंडिडेट्स को, ठीक है, उसके बाद उनको इन्फॉर्म करना कि ऐसी एक ओपनिंग है एंटरप्राइज में, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन्फॉर्म मतलब पहले सर्च करना, फिर इन्फॉर्म करना अबाउट द ओपनिंग। फिर द कैंडिडेट मे बी अवेलेबल इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकता है। बेसिकली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल हो गया, जैसे कि अंदर ही ट्रांसफर हो गया, दूसरे इनके ब्रांच से आ गया, प्रमोशन हो गया तो नीचे से जो था वो ऊपर आ गया, प्रेजेंट एम्प्लॉयज जो है वहाँ पे उन सबको, ये हो गया हमारे इंटरनल। अब एक्सटर्नल में होते हैं ये सारे, सेम ज्यादा हो गया, राइट, ये सारे होते हैं हमारे एक्सटर्नल में। अब इसमें क्या, एडवर्टाइजमेंट से आपने लोगों को हायर कर लिया, मतलब एडवर्टाइजमेंट दी तो लोग उसको देख के आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप ले रहे हो सीधा, स्कूल से रिक्रूट, वो कॉलेज से नहीं सीधा प्लेसमेंट हो जाती है। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, फिर रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो भी हैं वो रिकमेंड कर देते हैं कि भाई मैं जानता हूँ किसी को। फैक्ट्री गेट्स, फिर कैजुअल कॉलर्स, ऐसी कॉल करके पूछ लेते हैं लोगों से कि आप इंटरेस्टेड हैं। सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल, डेटा बैंक्स, फिर लेबर यूनियन से, लेबर कंट्रैक्टर्स से, फॉर्मर जो पहले जो एम्प्लॉयज रह चुके हैं, इन सब के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होती है। अब अगर इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो बेस्ट एम्प्लॉय कैन बी फाउंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मिल सकता है। When a vacancy arises in the organization, it may be given to an employee who is already on a payroll, जो already payroll पे हो उसको भी दे सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड प्रमोशन, इससे क्या होता है, प्रमोशन भी होता है लोगों का, कि कोई न्यू वैकेंसी निकली है तो उन लोगों को उधर प्रमोट कर दिया। ट्रांसफर एंड इन सर्टेन केसेस डिमोशन, डिमोशन भी होता है किसी किसी केसेस में। When a higher post is given to a deserving employee को higher post दी जाती है, it motivates all other employees, वो motivate कर देते हैं बाकी employees को भी कि वो work hard करें, उनका भी हो सकता है। The employees can be informed of such a vacancy by internal advertisement, मतलब internally advertisement हो जाती है कि भाई ऐसी कोई वैकेंसी निकली है, ठीक है। मेथड क्या है इंटरनल सोर्सेज के? अब इंटरनल सोर्सेज के यही है ना जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कि पहले ट्रांसफर, कि मतलब शिफ्ट करना है एक इंसान को उसके प्रेजेंट जॉब से सिमिलर जॉब में, ठीक है। दीज डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन रैंक, रैंक चेंज नहीं हो रही है, रैंक उतनी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेस्टीज भी नहीं, मतलब उसी जॉब से सिमिलर जॉब में उनको भेज दिया है बस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, रैंक सब कुछ वही है। द नंबर ऑफ पर्सन डू नॉट इंक्रीज ट्रांसफर्स, नंबर भी उतने ही रहते हैं, बस इधर से उधर भेज दिया, उधर से इधर भेज दिया, दैट इज ट्रांसफर। अब प्रमोशन होता है कि एक पर्सन को शिफ्ट करना, ठीक है, जहाँ पे बेटर पोजीशन में भेजना, जहाँ पे प्रेस्टीज है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, और ऑब्वियसली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बढ़ेगी तो पे भी बढ़ेगा। द हायर पोजीशन फॉलिंग वैकेंट मे बी फिल्ड अप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब जो बाकी जो पोजीशंस है वो जो वेकेंट है वो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भरी जाती है। अब प्रमोशन डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ पर्सन नहीं बढ़ाता ये, ठीक है। अ पर्सन गोइंग टू गेट हायर पोजीशन विल वेकेट हिज प्रेजेंट पोजीशन, वो वेकेट कर देगा अपनी पोजीशन को। प्रमोशन विल मोटिवेट एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर करेंगे, ठीक है, सो दैट वो, अरे यार ये, कि वो भी प्रमोट हो सके, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयज, जो अभी जो जो प्रेजेंट हैं उसमें, ठीक है, ऑफ अ कंसर्न आर इन्फॉर्म्ड अबाउट लाइकली वेकेंट पोजीशन, अब उनको भी बता दिया कि भाई वेकेंट पोजीशन है हमारी कंपनी के अंदर, तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड देयर रिलेशंस और पर्सन्स इमीडिएटली नोन टू देम, जिनको वो जानते हैं, तो उनको। द मैनेजमेंट इज रिलीव्ड ऑफ लुकिंग आउट पर्सपेक्टिव कैंडिडेट,
ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर ही जो तुम्हें लगता है कि भाई ये जो इंसान है ये थोड़ा ना, क्या कहते हैं, वो है, जो अभी है वो, उसको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये हो सकता है, मतलब ये उसको भर सकता है, तो उन्होंने बताया कि वैकेंट पोजीशन है, तो वो अपने रिलेशन और पर्सन जिनको भी वो जानता है उनको बता देगा। तो मैनेजमेंट जो है वो रिलीव हो जाती है कि उनको पर्सपेक्टिव कैंडिडेट नहीं देखना पड़ेगा इतना। अब जो जो रिकमेंड करेगा, द पर्सन रिकमेंडेड बाय द एम्प्लॉय, जिसको उन्होंने रिकमेंड किया है, वो जनरली सूटेबल होता है जॉब के लिए, बिकॉज दे नो द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोजीशन। उनको ऑलरेडी पता है कि भाई इस जॉब, मतलब इस जगह के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो जिसको वो रिकमेंड कर रहे हैं, और इंश्योर करते हैं ऑफ द प्रॉपर बिहेवियर, वो प्रॉपर बिहेवियर और परफॉर्मेंस दिखाएगा। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होता है अगर इंटरनल सोर्सेज से लिया है तो, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। पहला, इम्प्रूव मोराल, ये मोराल बढ़ा देता है कि जब जब अंदर से हायर पोस्ट पे वो लोग जाते हैं ना सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो वही कि वो मोराल बढ़ा देता है। जनरली एवरी एम्प्लॉय एक्सपेक्ट, हर कोई चाहता है कि उसका भी प्रमोशन हो, उसको भी हायर पोस्ट मिले जिसमें ज़्यादा स्टेटस और पैसा है। इफ ही फुलफिल्स द अदर रिक्वायरमेंट, मतलब बाकी चीज़ें जो ज़रूरी होती है ऑब्वियसली, कि मतलब उसकी अगर उस पोजीशन के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए तो उनके पास वही नहीं है तो उनको थोड़ी दे देंगे, है ना। अब सपोज कोई नॉर्मल जो कंपनी के जो बाकी जो हेल्पिंग मेंबर्स होते हैं, जैसे कि जो वैसा स्टाफ हो गया, सपोज पियोन हो गया, है ना, जो उनके हेल्पिंग स्टाफ है, अगर वो लोग अपना अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं कंपनी में किसी सपोज HR बन जाऊंगा, है ना। तो वो भी देखा जाता है कि अगर वो अदर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, जो डिग्री उसके लिए जो चाहिए, जो सपोज दो लोग हैं जिन्होंने MBA कर रखी है, वो HR के लिए अप्लाई भी करना चाह रहे थे, अभी वो कंपनी में ही काम कर रहे हैं किसी और पोजीशन पे सपोज, तो उन्हीं में देखा जाएगा ना, उनकी रिक्वायरमेंट सेम है, तो अब वो दोनों चाहेंगे कि उनका प्रमोशन हो, क्योंकि उन दोनों को स्टेटस भी अच्छा होगा, पे भी अच्छा होगा अगर प्रमोशन हो रहा है तो एग्जाम्पल था। नो एरर इन सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन में एरर नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड होते हैं, है ना। दे आर लीस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर इन सिलेक्शन, सिंस एवरी कंपनी मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं वो अपने जो भी उनके एम्प्लॉयज है, और जज करते हैं उनको बेटर मैनर में, तभी तो उनको प्रमोशन दिया है, बाकियों को इसलिए नहीं दिया, है ना, कि भाई वो कैसे है, अगर वो ज्यादा अच्छा काम करे तभी तो दे रहे हैं। प्रमोट्स लॉयल्टी, वो लॉयल्टी होती है उनकी अमंग द इंडिविजुअल, दे फील सिक्योर on account of chances of advancement. अब no hasty decision. The chances of hasty decisions are completely eliminated. उसको completely eliminate कर दिया जाता है क्योंकि जो existing employees होते हैं वो already well tried and कैन बी रिलाइड अपॉन, उन पे आप रिलाई कर सकते हो। नए को आप बड़ी पोजीशन दे रहे हो, इससे अच्छा जो कंपनी में है जिनको सब कुछ आता है उन्हीं को प्रमोशन दो ना, राइट। इकोनॉमी एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर फुल्ली अवेयर, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो फुल्ली अवेयर होते हैं, ठीक है, ऑफ द ऑपरेटिंग पोजिशन प्रोसीजर्स की, कैसे ऑपरेट होती है हमारी कंपनी में, पॉलिसीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, तो आपको उसमें भी पैसा बच जाता है। एंड द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज रिक्वायर लिटिल ट्रेनिंग एंड ब्रिंग्स इकोनॉमी इन ट्रेनिंग कॉस्ट, वही जो मैंने बताया। अब सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी सेल्फ डेवलपमेंट भी होती है, एनकरेज करती है सेल्फ डेवलपमेंट अमंग एम्प्लॉयज एज दे कैन लुक फॉरवर्ड टू ऑक्यूपाई हायर पोस्ट, की वो भी चाहते हैं ना, सबका हर कोई चाहता है कि उसका प्रमोशन हो। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि डिस्करेज भी उन लोगों को कर देता है जो केपेबल है आउटसाइड टू ज्वाइन, ठीक है, उन वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं, वो केपेबल भी है बट उनको वो नहीं मिल रही क्योंकि इंटरनल इंटरनल चल रहा है। तो इट इज पॉसिबल दैट रिक्विजिट नंबर ऑफ persons possessing qualification for a vacant post may not be available in the organization, अवेलेबल ही नहीं है। फॉर पोस्ट रिक्वायर्ड इनोवेशंस, जिनमें इनोवेशन चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी फॉलोड, तो वो फिर फॉलो नहीं हो सकता क्योंकि उनको जब हायर किया था वो उनके जॉब प्रोस्पेक्ट के या उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार किया गया था। इफ
only seniority is the criterion for promotion, then person filling the vacant post may not be really capable. तो जो वो खाली पोजीशन को जो फिल करेगा वो केपेबल भी नहीं हो सकता, बस इसलिए थोड़ी दे सकते उन्हें प्रमोशन की वो सीनियर है. इन स्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इसी को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर लोअर पोजीशंस के लिए. इट मे लीड टू नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म भी होता है. The employee may be employed on the basis of their recommendation and not suitability, कि किसी ने recommend कर दिया उसके basis पे, suitability के तौर पे नहीं. अब external sources की बात कर लेते हैं जो हम ऊपर बढ़ के आए थे. तो all organization have to use external sources for recruitment. उनको क्या कहते हैं, external sources भी use करते हैं recruitment के लिए. किसके लिए? टू हायर पोजीशन. यहाँ पे हमने देखा ना कि ये जो था इंटरनल, एक सेकेंड, यहाँ देखो लोअर पोजीशन का था, लेकिन जो हायर पोजीशन के लिए लोग एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करते हैं. व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर नॉट सूटेबल, अगर एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज है वो सूटेबल नहीं है. मोर पर्सन आर नीडेड व्हेन एक्सपेंशन आर अंडरटेकिंग, जब ज्यादा एक्सपैंड हो रही है कंपनी तो ज्यादा लोग चाहिए, तो उसके लिए भी द एक्सटर्नल सोर्सेज आर डिस्कस्ड बिलो. तो जो एक्सटर्नल, एक सेकेंड, सोर्सेज है वो ये है. पहला एडवर्टाइजमेंट, इट इज अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर स्किल्ड वर्कर्स के लिए, क्लेरिकल एंड हायर स्टाफ के लिए. एडवर्टाइजिंग जो है वो न्यूज़पेपर में दी जा सकती है, प्रोफेशनल जर्नल्स में दी जा सकती है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है अट्रैक्ट करती है एप्लीकेंट इन वे लार्ज नंबर ऑफ हाईली वेरिएबल क्वालिटी. बहुत सारे लोग जो है लोग आ जाते हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए. प्रिपेयरिंग गुड एडवर्टाइजमेंट इज स्पेशलाइज टास्क, कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे टुवर्ड्स योर कंपनी, तो वो एडवर्टाइजमेंट अच्छा होना चाहिए. इफ अ कंपनी वांट्स टू कंसील इट्स नेम, अ ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट में बी गिवन. अपना नाम नहीं खराब करना तो ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट भी दी जाती है. मे बी गिवन आस्किंग द एप्लीकेंट्स टू अप्लाई टू पोस्ट बैग, कि आप अप्लाई कर दो पोस्ट बैग में या बॉक्स नंबर में, और टू सम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, या ये लोग क्या कहते हैं आउटसोर्स भी कर लेते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी बोल देते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट कई बार ना बाहर से भी की जाती है, यानी एजेंसी के थ्रू रिक्रूट कर लेते हैं, तो वो भी देखी जाती है. अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की बात करते हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन इंडिया आर रन बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट करते हैं. फॉर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, जो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड है, ठीक है, क्लेरिकल पोस्ट के लिए. इट इज ऑफन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इससे भी रिक्रूटमेंट की जाती है. इन सर्टेन केसेस इट हैज बीन मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस कंसर्न टू नोटिफाई देयर वैकेंसीज. मतलब वही कि बिजनेस कंसर्न टू नोटिफाई देयर वैकेंसी ऑफ द टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कि वो नोटिफाई कर देता है कि भाई यहाँ वैकेंसी निकली है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में. अब जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, यूज टू टर्न टू दिस एजेंसीज ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, वो यहाँ पे तभी जाते थे जब उनके पास लास्ट कोई ऑप्शन, मतलब ही लास्ट ऑप्शन होता था उनका. ठीक है, अब तो जॉब सीकर्स एंड जो जॉब गिवर्स होते थे उनको कॉन्टैक्ट में लाया जाता था, किससे? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के द्वारा. अब स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, सर्टेन जॉब्स के लिए विच रिक्वायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. टेक्निकल और प्रोफेशनल जिसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन होता है. अ क्लोज liaison between the company and educational institute helps. इससे क्या होता है, गेटिंग सूटेबल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं उन्हें. अब जो द स्टूडेंट आर स्पॉटेड, अब इनको स्पॉट कर लिया जाता है उनके कोर्स ऑफ स्टडी के टाइम पर ही. जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव और मैनेजरल ट्रेनीज में भी रिक्रूटेड दिस वे. तो जो जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं या जो मैनेजरल ट्रेनीज होते हैं उनको ऐसे ही रिक्रूट कर ले जाते हैं. अब रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की वही जो भी है, ठीक है, तो प्रेजेंट एम्प्लॉय उसको सब कुछ पता होता है कंपनी के बारे में भी और जिसको वो रेकमेंड कर रहे हैं उसके बारे में भी. तो सम कंपनीज जो है वो एनकरेज कर देती है देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू असिस्ट देम. तो जो अभी है जिसने बोला है कि भाई जो रेकमेंड कर रहा है उसी को बोल देते हैं कि तुम इसको असिस्ट करो
in getting application from person who know them. In certain cases, rewards may be also be given if and recommended by them are actually selected. कई बार अगर तुमने मैंने सपोज किसी को recommend किया है और वो सिलेक्ट भी हो जाता है तो उससे क्या होता है, तो वो भी दिए जाता है, रिवॉर्ड दिए जाते हैं. If recommendation leads to favoritism, it will impair the morale of employees. कि अगर फेवरेटिज्म पे तुम सिलेक्ट कर लोगे तो बाकी लोगों के मोराल जो है वो खराब होगा. ठीक है. अब फैक्ट्री गेट्स देखते हैं. सर्टेन वर्कर्स जो है प्रेजेंट करते हैं उनको एट फैक्ट्री गेट एवरी डे फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, फैक्ट्री के गेट पे आ जाते हैं हर दिन एम्प्लॉयमेंट के लिए. दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, बहुत पॉपुलर है इंडिया में, फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर के लिए. ठीक है. द डिजायरेबल कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड बाय द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर. जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होता है वो सिलेक्ट करता है. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज दैट पर्सन सिलेक्टेड मे नॉट बी सूटेबल. वो सूटेबल नहीं होता कई बार वैकेंसी के लिए. अब कॉजुअल कॉलर्स, अब ये क्या है, दोज पर्सोनल who casually come to the company for employment may also be considered for vacant post. जो ऐसी employment के लिए आया है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, तो उसको vacant post दे दी जाती है. इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता. इन द एडवांस्ड कंट्रीज दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी पॉपुलर. एडवांस कंट्रीज में यही होता है कि कोई भी आया जॉब मांगने के लिए, जो भी खाली पोजीशन है दे दी. ठीक है. अब सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल, द फाइल ऑफ पास्ट एप्लीकेंट्स, जो फाइल होती है जो पुराने एप्लीकेंट्स होते हैं हु वर नॉट सिलेक्टेड, जिनको सिलेक्ट नहीं किया जाता अर्लियर, मे बी मेंटेन्ड. ठीक है. अब तो उनका भी मेंटेन किया जाता है इन ऑर्डर टू कीप द फाइल अलाइव. इससे वो मतलब वही, तो इससे क्या होता है, एप्लीकेशन इन दिस फाइल मस्ट बी चेक्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल्स, उसमें चेक किया जाता है. फिर लेबर यूनियन इन सर्टेन ऑक्यूपेशंस लाइक कंस्ट्रक्शन, होटल और मैरीटाइम इंडस्ट्रीज में देखा जाए, इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज इंस्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ इंस्टेबिलिटी नहीं है. कंस्ट्रक्शन, अब हर वक्त थोड़ी हर कोई अपना घर बना रहा है, और अगर बना भी रहा है तो तुम एक लौती थोड़ी लेबर हो, इतने सारे है वो किसी और को ले आएंगे. ठीक है. तो तुम्हें 12 महीने थोड़ी काम मिला रहता है उससे. ठीक है. ऑल रिक्रूट्स यूजुअली कम फ्रॉम यूनियन. अब ये यूनियन, इनकी सबकी यूनियन होती है. इट इज एडवांटेजेस फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बहुत एडवांटेज भी है. इट सेव्स एक्सपेंसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. ये रिक्रूटमेंट से एक्सपेंसेस बचा देते हैं. However, in other industries, union may be asked to recommend candidates. बाकी इंडस्ट्रीज में recommend किया जाता है candidates को either as goodwill gesture या फिर courtesy towards the union. ठीक है. अब लेबर कंट्रैक्टर्स की बात की जाए तो स्टिल प्रेवलेंट है इंडिया में. जिन किसके लिए हायर करने के लिए, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को इन ब्लिकलिन इंडस्ट्रीज. अब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स कीप देमसेल्फ इन टच विद द लेबर. वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर के साथ टच में रहते हैं एंड ब्रिंग द वर्कर्स एट द प्लेसेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड. वो ठेकेदार वाला होता है जो है ना, कि वो क्या करता है, वो किसी की साइट ले ली उसने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की, अब वो लेबर के साथ मतलब कॉन्टैक्ट में, जहाँ पे भी काम है वो उनको लेकर आएगा. दे गेट कमीशन फॉर द नंबर ऑफ पर्सन सप्लाइड टू देम. अब मेरे यहाँ पे सपोज मेरा घर बन रहा है, उसके लिए मैं ले आया, तो मैं मतलब जिसका घर बन रहा है उससे तो मैं कहूंगा कि एक जने के 600 रुपए है, बट मैं उसको जो मजदूर है उसको मैं पता नहीं सपोज 200-300 रुपए जो भी है उसके रिक्वायर्ड वो दूंगा. तो बाकी सब तो मेरे जेब में गया ना. तो फॉर्मर एम्प्लॉयज क्या, इन इन केस एम्प्लॉयज हैव बीन लेड ऑफ or have left the factory at their own, they may be taken back if they are interested in joining the concern. अगर दोबारा ज्वाइन करना है, प्रोवाइडेड their रिकॉर्ड इज गुड, उनका रिकॉर्ड अच्छा था तो उनको, एक सेकेंड, तो उनको दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं. कई बार वो छोड़ देते हैं ना बीच में. अब अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर सोर्सेज ऑफ, कुछ अलग भी होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में. इसमें क्या है कि exploited by the company from time to time. These special lectures दिए जाते हैं by recruiters in different institution, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाके. ठीक है. ये जो लेक्चर है वो रिक्रूटमेंट इससे डायरेक्टली हो जाता है कि पूछता है किसी को काम करना है, वॉलंटियर्स हैं, चाहिए किसी को वॉलंटियर मतलब पोस्ट है, आना है तो आप कर सकते हैं. वीडियो फिल्म्स विच आर सेंड टू वेरियस कंसर्न्स इंस्टीट्यूशन, बस भेज दिया तो जो उसके लिए है वो आ सकते हैं. ठीक है. ट्रेड शोज हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है
स्पेशल क्लास फोर्स के लिए। दीज लेडीज ऑल्सो प्रोवाइड, अब क्या है कि भाई also prove to be good source of workforce वही है labor market considering physically handicapped visit other companies में भी जाते हैं कि new sources of recruitment हो जाए। अब इसके merits भी होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, और डीमेरिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स है, अवेलेबिलिटी होती है सूटेबल पर्सन की, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंटरनल सोर्सेज में कई बार एबल टू सप्लाई सूटेबल पर्सन, वो सप्लाई नहीं कर पाते किसको, नॉट एबल टू सप्लाई सूटेबल पर्सन विद इन। तो एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वाइड चॉइस दे देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं, तो आप उसमें सूटेबल ले सकते हो जो जिसकी स्किल ट्रेनिंग एजुकेशन सूटेबल हो। ब्रिंग न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आ सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स विल हैव benefits of new ideas. The person having experience in other concern will be able to suggest new things and methods. ठीक है, तो वो नए आइडियाज देता है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन में मेंटेन रखता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, जो क्योंकि जो न्यू एम्प्लॉयज आएंगे वो ऑलरेडी ट्रेन भी हो सकते हैं और एक्सपीरियंस हो सकते हैं और ज़्यादा उनको ट्रेनिंग की शायद ज़रूरत ही ना हो, क्या पता उसी पोस्ट के लिए दूसरी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो। डीमेरिट्स क्या है ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, डीमोरलाइजेशन, ठीक है, कि वही है, न्यू पर्सन फ्रॉम आउटसाइड अगर ज्वाइन करता है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर, उनको डीमोरलाइज्ड फील हो सकता है बिकॉज ये जो पोजीशन है वो चली गई है उनसे, एंड दे कैन बी हार्ड बर्निंग अमंग ओल्ड एम्प्लॉयज। Some employees may even leave the enterprise and go better avenues in other concerns, यही सब हो सकता है। लैक ऑफ कॉपरेशन हो सकता है, ओल्ड स्टाफ जो है वो कॉपरेट नहीं करेगा न्यू एम्प्लॉय से बिकॉज उनको लगता है कि फील दैट देयर राइट हैज टू बी स्नैच्ड अवे बाय देम, कि उनका राइट था किसी और ने ले लिया। अब ये जो प्रॉब्लम है इससे क्या होगा, विल बी एक्यूट स्पेशली व्हेन पर्सन फॉर हायर पोजीशन आर रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइड। बड़ी पोजीशन के लिए बाहर से रिक्रूट कर लिया तो जो वहाँ पे ऑलरेडी पुराने होते हैं उनको बुरा लगता है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए ना रेडी नहीं होते। अब वही एक्सपेंसिव भी होता है कि अगर आप कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देने के लिए, वो सब कॉस्टली होता है, मीडिया में रिटन टेस्ट भी करा रहे हो, इंटरव्यू करवा रहे हो, ये सब। फिर प्रॉब्लम ऑफ मैल एडजस्टमेंट, इसमें क्या होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि जो न्यू लोग आ रहे हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाए न्यू एनवायरनमेंट में एंड मे नॉट टेम्परामेंटली एडजस्ट विद द न्यू पर्सन, ठीक है, टेम्परामेंटली जो है वो एडजस्ट ना कर पाए। और इससे क्या होता है, दीज थिंग्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सूटेबिलिटी क्या होती है इसकी, अब यहाँ पे सिलेक्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा सा बचा है तो अभी हम ये पढ़ लेते हैं। अब ये मॉडर्न रिक्रूटिंग ट्रेंड्स ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें बस ये पढ़ना है कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्यों सूटेबल होते हैं। पहला, दे रिक्वायर क्वालिटी सच एज विल स्किल टैलेंट नॉलेज, ये जो क्वालिटीज होती है ये रिक्वायर करते हैं, ठीक है, आर अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, ये बाहर से मिल जाती है, जैसे ये एडवांटेज ही है इसके, ठीक है। अब इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग, नए आइडियाज आते हैं, बेटर टेक्निक्स, इम्प्रूव मेथड, ये जो ऊपर भी लिखा था। अब जो सिलेक्शन होते हैं कैंडिडेट्स की विल बी विदाउट प्री कंसीव नोशन और रिजर्वेशन, अब कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज विल बी मिनिमम बिकॉज जो इसमें सिलेक्ट होते हैं वो मिनिमम पे स्केल पे होते हैं कई बार, ठीक है। अब जो एंट्री, अब क्योंकि अगर प्रमोशन देंगे तो उनको भाई फिर से उनका वो सैलरी भी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी। द एंट्री ऑफ न्यू पर्सन विद वेरीड एक्सपीरियंस एंड टैलेंट विल हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स मिक्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ह्यूमन बहुत सारे लोग आएंगे तो उनका टैलेंट वगैरह वही, तो थोड़ा डाइवर्सिटी आएगी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है वो ब्रॉडन करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को क्योंकि उनको भी चाहिए होगा ना अगली बार प्रमोशन। और एंट्री ऑफ क्वालिटेटिव पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, उससे क्या है लॉन्ग रन में मतलब इंटरेस्ट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा ना लॉन्ग रन में। तो बाय दिस वी कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक ऑफ HRM, दिस इज हमारा रिक्रूटमेंट, या सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।